अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, मुल्क में सियासी हलचल में हर गुजरते दिन के साथ तेज़ी आती जा रही है और अब इस हलचल का मरकज़ है पंजाब असम्बली। पंजाब की सियासत में एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहा और साथ ही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पंजाब के वज़ीर आला स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा दी है। तो क्या इस पेशरफ्त का बुनियादी मकसद असम्बली को टूटने से बचाना है? क्या इस मकसद के लिए PDM के पास नंबर गेम पूरी है भी, या फिर ये सिर्फ एक ताख़ीरी हरबा है? इन सवालात के जवाब तलाश करेंगे। साथ ही इस मामले में एक नया बहरान भी सर उठा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान ने कहा है कि असम्बली इजलास चल रहा है और जब इजलास चल रहा हो तो नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता, जिस पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यह कह दिया है कि कल इजलास ना हुआ और वज़ीर आला ने एतमाद का वोट ना लिया तो वज़ीर आला हाउस सील कर देंगे। ओरिया साहब, तहरीक अदम एतमाद पेश करके हुकूमत ने सियासी बिसात की अगली चाल चली है, तो इससे पहले तो हम ये देख रहे थे कि PDM चैलेंज करती रही इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ें और हम इलेक्शन करवा देंगे, मगर अब उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। जैसे कमाल की बात यह है कि PDM जो है वो PTI की गवर्नमेंट को सेव कर रही है। हाँ। मतलब ये हैरान कुन बात है कि PDM सारी मिलकर चाहती है कि गवर्नमेंट जो है ये कम से कम ये चलती रहे कुछ देर के लिए, PTI की गवर्नमेंट चलती रहे। देखिए, सिचुएशन बड़ी खौफनाक हद तक जैसे कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अच्छा। उसके बाद यह है कि उन्होंने 3-4 बल्कि दरख्वास्तें जमा कराई हैं। पहली दरख्वास्त तो उन्होंने ये जमा कराई है वो है चीफ मिनिस्टर पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद। अब वो जमा कराई गई है सेक्रेटरी असेंबली के पास। अब सेक्रेटरी असेंबली को आप कभी फुटेज देखें ना तो रात को 9 बजे वो टाई लगाई हुई है, सूट पहना हुआ है, ऐसे लग रहा था कि जैसे रात को 24 घंटे काम करता है, ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है और उसके साथ पूरे के पूरे MPs जो हैं वो आए हैं इकट्ठे। आपको याद होगा कि मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान और परवेज़ इलाही के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हुई है और अंडरस्टैंडिंग बड़ी इस किस्म की है कि असल में बेसिकली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो रूप गुज़श्ता 7-8 महीने के अंदर सामने आया है नज़र, ये इससे पहले कभी नहीं था। मैंने कम से कम अपनी तारीख के अंदर ये इस्टेब्लिशमेंट का रूप नहीं देखा कि आप उठा के जो है जिसको जो चाहे बंद करते हैं, उसके साथ तशद्दुद करें। 25 मई जितनी आंसू गैस अपनी तारीख में मैंने नहीं देखी और कंटिन्यूसली पूरी रात आंसू गैस कभी मैंने चलते हुए नहीं देखी। उसके बाद पुलिस और आर्मी का हैंड ओवर हुआ। उसके बाद आप आज़म स्वाति को उठा लें, अरशद शरीफ को मजबूर करें कि वो भाग जाए, हमारे यहाँ से अपना मोहित पीरजादा साहब भाग जाएं, उसके बाद वो अपना 2 और लोग भागे। आज वो शिफा जो उसके बारे में 2-3 लोग आए हैं, उन्होंने सुबह उसके घर के अंदर रेट की है, मारा है। इसके साथ इमरान खान पे गोली फायरिंग ये एक खौफ का एलिमेंट मौजूद था और उसके बारे में हम कहते हैं कि अगर हमने असेंबलीज जो हैं वो डिसॉल्व कर दी और दोनों जगह पे गवर्नमेंट्स ना रहीं तो इस वक्त जो एक प्रोटेक्शन इमरान खान को हासिल है वो ख़त्म हो जाएगी और कोई ढंग की एस्टेब्लिशमेंट हो ना तो बंदा उसके सामने मुकाबला भी करे। जो एस्टेब्लिशमेंट इस किस्म की है कि इतने बड़ा इंसिडेंट पाकिस्तान की तारीख में 4-5 इंसिडेंट हुए हैं। लियाकत अली खान का कत्ल हुआ है, बेनज़ीर भुट्टो जो है उसका पहला कारसाज वाला इंसिडेंट हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद बेनज़ीर की अपनी जो उसका शहादत हुई है और इमरान खान का और 5वां इंसिडेंट कोई नहीं। बाकी इंसिडेंट में तो कोई कंसर्न नजर आता था। यहां तो लोगों ने तमाशा उठाया, तमस्कर उड़ाया, लोगों ने कहा ये बहरूपिया है, लोगों ने ये किया। ऐसी एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला कैसे किया जाए? अब मसला ये था कि मेरा जहां तक मेरी इत्तला है कि एक अंडरस्टैंडिंग कि हम इस तरह की सूरत हाल के अंदर होगा ये कि ज़ाहिर बात है परवेज़ इलाही जो है वो बुरा बनेगा, उसके बारे में लोग बातें करेंगे तो ही एग्री टू इट कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं बुरा बन जाऊं या जो कुछ बन जाऊं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर ये जो उसके खिलाफ FIR जमा हुई है, अदम एतमाद जमा हुई है, ये तो कॉन्सेंट से हुई है क्योंकि सेक्रेटरी असेंबली परवेज़ इलाही का अपना आदमी है। बिल्कुल, एक बात ये रखें। अब सेक्रेटरी असेंबली को कारदाद अब जब जमा हो गई है ना तो ये आपकी मर्जी के ऊपर है कि उसको कब पेश करते हैं। एक ज़माने में परवेज़ इलाही जब वज़ीर आला थे तो उन्होंने उनके पेश हुई थी सेक्रेटरी तो स्पीकर से जब तो उन्होंने रखे रखी और जब उनके अपने बंदे आए 2 महीने तक रखी पेश ही नहीं हुई। एक तो ये पेश हुई है, दूसरा उन्होंने एक स्पीकर के खिलाफ पेश की है ताकि हम पहले स्पीकर को आउट करें, अपना बंदा लेके आए। और स्पीकर में आसान है क्योंकि स्पीकर का वोट होता है खुफिया, उसमें फ्लोर क्रॉसिंग नहीं लगती तो स्पीकर को वो लेके आ सकते हैं।
डिप्टी स्पीकर भी साथ उन्होंने कहा है कि चलो वो भी ले आए ताकि खुफिया वोट से एक साथ कम से कम स्पीकर की सीट पे हमारा बंदा हो जाए, तो बाद में देखी जाएगी। इस इन बिटवीन उन्होंने कहा है कि इसको तो असेंबली तोड़ने वाला तो हो गया खत्म, अब इस दौरान परवेज लाई असेंबली नहीं तोड़ सकती। इस दौरान उन्होंने प्रेसिडेंट उससे गवर्नर से कहा है कि आप एक नोटिस जारी करें, और गवर्नर ने वहां उनको नोटिस जारी किया है कि आप अपना फलां तारीख को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अब ये मेरे सामने ये कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि गवर्नर जो है ये बुनियादी तौर पर ये किसी तौर पर भी ऑन इट्स ओन नहीं कर सकता, असेंबली का इजलास ये बुलाएगा उसकी एडवाइस के ऊपर। अब वो उसने शेड्यूल भी खुद दे दिया, जबकि असेंबली रूल्स कहते हैं कि स्पीकर जो है वो कहेगा और वो देगा। वो सिर्फ ये कह सकता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, उसके हिसाब से वो शेड्यूल जो है ला सकता है। ठीक। और उसमें ये देखें ना, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ इस सारे गवर्नर के जो उससे इख्तियार। दूसरा, नो कॉन्फिडेंस मूव का भी जहां तक ताल्लुक है, उसके अंदर भी ये है कि वो आप टेबल कर सकते हैं और जब चाहें आप उसको पेश करें, लेकिन 15 दिन के अंदर पेश करना होती है जब वो असेंबली के अंदर आए, और उसके लिए उसके लिए खुसूसी इजलास रिक्विजिशन किया जाता है। तो अब ये असेंबली जो है बहुत देर तक इसको चलाया जा सकता है। अच्छा। इस दौरान शोर मचेगा, फलां होगा, और साथ डॉक्टर साहब फलवी को मिले हुए हैं। क्योंकि एक बात मैं आपको रियलाइज कराऊं, बात आपकी, बोथ हैव नाउ रियलाइज्ड कि एस्टैब्लिशमेंट एक गेम पे है। अच्छा। और वो चाहती है कि दोनों कन्फ्रंटेशन में आए, दोनों के अंदर खून खराबा हो और उनको मौका मिले। ये है इस वक्त सारी सूरत जो मैं आज सुबह से मुख्तलिफ लोगों से जज कर, और अब जब माटर जाएगा अदालत के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर बात है कल उन्होंने इजलास में वोट तो नहीं लेना, परवेज लाई जो है वो वोट नहीं, क्योंकि सप्तान कहेगा कि पहले मैं प्रोरोग करूंगा, पहले मैं इसको खत्म करूंगा, फिर क्योंकि असेंबली का इजलास जो है वो एजेंडे पे चलता है, वो एजेंडे के बगैर नहीं होता, दोबारा बचा 1 घंटे के बाद बुला लिया जाए, लेकिन उसके लिए एजेंडा तय हो। हिलाली साहब, पीडीएम ये कह रही है कि अगर हम तहरीक अदम एतमाद जमा ना कराते तो हम सवाल होता कि हमने सियासी इस्तेहकाम के लिए कोई आईनी ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया। तो आपको लगता है क्या यही वजह है या फिर उन्हें कहीं और से कोई इशारे मिले हैं? देखिए, मैं तो औरिया साहब के रिमार्क्स से सुन के मुझे बहुत ही अफसोस आ रही है, बड़ा मायूस हुआ हूँ मैं कि क्या हमारे इदारे ऐसे मौके पे एक एक से लड़ाना चाहते हैं? क्या ये आपने जो कहा कि ये मकसद ये है इनका कि एक एक से लड़ें और फिर क्या होगा? पाकिस्तान कैसे बेनिफिट करेगा? कौन सा पार्टी बेनिफिट करेगा? कौन सी पॉलिटिक्स बेनिफिट होगी? बड़ी अफसोस की बात है। और अगर सच है, और क्यों नहीं सच हो सकता है, इसलिए औरिया साहब ने रिसर्च करके कहा होगा, तो मैं तो आई एम वेरी सैड। और इतना मैं अहमकाना बात यह है कि आप मुझे बताएं कि ये पीटीआई और इनका जो एलाई है, पार्टनर है गवर्नमेंट में, क्या इन्होंने फैसला नहीं किया एक एक के साथ कि भाई हम डिसोल्यूशन पे जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उनके दरमियान कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। तो आप मुझे बताएं, ये तो लगता ऐसा है कि ये पीडीएम की दुआएं पूरी हो रही हैं। अच्छा, देखिए, पीडीएम ने तीन पर्पसेस के लिए पावर में आए थे। एक कि उनके लीडरों के खिलाफ केसेस खत्म करो, वो हो गया है। नैब को टूथलेस करो, खत्म कर दो, वो भी हो गया है। ठीक है। अब जनरल इलेक्शंस के पहले तीसरा जो रह गया है छोटा सा, वो ये है कि नवाज शरीफ को वापस ले आओ, कोर्ट से उनको बचाओ और इलेक्शन जाओ। वो होने वाला है। अब मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या कर रहे हैं? ये एक एक को मदद कर रहे हैं या एक एक दे अपोज टू ईच अदर? और कौन सा हिस्सा है एक पार्टी में जो चाहता है ये हो और कौन सा हिस्सा है जो चाहता है ये ना हो? इसलिए कि शहबाज शरीफ तो बिल्कुल फेल हो गया है ना। सबको पता चल गया है, ना वो एडमिनिस्ट्रेटर है, ना वो कुछ कर सकता है, ना उसका कोई कैरिज्मा है। तो मैं आई एम सॉरी, ये क्या हो रहा है? और आखिर में
वो साहब कह रहे हैं कि मुझे 25 सीट्स चाहिए। सोचिए तो सही, ये सब चीजें के बाद वो कह रहे हैं 25 सीट सही। और वो क्यों? इसलिए कि जब ये दो पार्टी लड़ेंगे और अगर 25 सीट का फैसला होगा तो फिर वो ये 25 सीट वाले चीफ मिनिस्टर बन सकेंगे। कहेंगे बताओ कौन है हमारे साथ, पीडीएम या पीटीआई? बिल्कुल, जिसके साथ है वो चले जाएंगे, ये एक शर्त पे कि ये चीफ मिनिस्टर हो जाए। हम लोगों की इलेक्ट्रेट्स जो हैं, मुझे समझ नहीं आता है। अहीम बीबी आप देखिए, इनके 25 साल हो गए हैं, 25 साल में मुल्क तरक्की कर दें, दे ब्रोकन बैरियर्स। साउथ कोरिया देखें, वियतनाम देखें, सिंगापुर देखें, 25 साल इन्होंने मुल्क छोड़े, प्रोविंस छोड़े, एक शहर को नहीं किया है ठीक। तो इसका मतलब ये है कि इनको 200 साल इलेक्ट करते जाएं, फिर जाके तरक्की होगी। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारी इलेक्ट्रेट किस किस्म की इलेक्ट्रेट है? माफ करिए, आई एम सॉरी, मैं समझ ही नहीं सकता हूं कि हमारे साथ इस मुल्क में क्या हो रहा है। और फाइनली मैं ये कहूंगा, आज स्टॉक मार्केट 1100 पॉइंट गिरा है। आपको मैं बता नहीं सकता हूं, इसलिए कि 15 साल पहले मैं खुद स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा जाके करते हैं। कितने लोगों के उम्मीदें, कितने लोगों के क्या क्या नहीं हुआ है, वाइप्ड आउट। क्यों? इसलिए कि ये दो पार्टीज, ये लोग, ये सियासतदान और भी जो लोग इनके साथ मुलव्विस हैं, एक मुल्क को ऑर्डिनरीली कॉमन सेंस वाइज नहीं चला सकते कि इस किस्म के फॉल्स आते हैं स्टॉक मार्केट में। माफ करिए, इससे वी हैव नॉट गॉन लोअर देन दिस। आज का पाकिस्तान की जो रेप्यूटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग है, मेरे ख्याल में इससे बदतर कभी नहीं हुआ है। बिल्कुल हिलाल साहब, बड़ी कैओटिक सिचुएशन है। अच्छा, और ये सब तहरीक अदम-ए-एतमाद का पीडीएम को कोई फ़ायदा भी होगा या बस डिलेइंग टैक्टिक्स है? क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सामने है कि कोई पार्टी के अंदर से पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वोटिंग नहीं कर सकता, तो इसको सामने रखते हुए पीडीएम की नंबर गेम कमज़ोर है, तो किस उम्मीद पर तहरीक अदम-ए-एतमाद ला रहे हैं वो? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा है कि स्पीकर का जो वोट है ना, वो होता है खुफिया रायशुमारी में इसलिए रखा जाता है कि स्पीकर का ऑफिस जो है ना, उसको कहा जाता है कि नॉन पार्टीजन हो जाए, किसी का ना हो, बल्कि असेंबली का कस्टोडियन होता है, इसलिए उसका वोट। तो अगर तो वो खुफिया उसकी लेके आते हैं तो स्पीकर तो सबसे पहले वो उसका होगा इलेक्शन। लेकिन स्पीकर के लिए तो वो फौरी तौर पर किया जा सकता है, क्योंकि स्पीकर चूंकि खुद इन क्वेश्चन होता है और डिप्टी स्पीकर खुद इन क्वेश्चन होता है, तो फिर तो असेंबली का इजलास आपको बुलाना पड़ेगा। फिर तो क्योंकि स्पीकर तो बीच में से निकल गया ना उस वक्त, फिर तो कोई ना कोई एक हाउस पे एक बंदा आएगा, उसके एडमिनिस्ट्रेटर जो लगेगा, जो नॉमिनेट होगा, वो बुलाएगा। तो स्पीकर का तो हो सकता है, लेकिन बाकी जगह तो वो नहीं। देखिए, दे वांट टू क्रिएट द कंफ्यूजन। मैं खिलाली साहब की अब बात पे मैं दारबाद थोड़ा सा तबसरा करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की बदकिस्मती देखें। आज मैं स्टडी का हमारे यहाँ एक तस्वर बनाया गया है कि पाकिस्तान की फौज पे इतना खर्चा होता है तो पाकिस्तान का कमर टूट जाती है, तो हमारा बजट नहीं बनता और ये नहीं बनता। आप अंदाजा करें कि उन्होंने कोरिया की बात की, मैं कोरिया की, साउथ कोरिया की मिसाल आपको देता हूँ। साउथ कोरिया जो है उसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। अच्छा, आप अंदाजा करें कि 25 सालों में 19 प्राइम मिनिस्टर वहां पर आए, एक सदर को उन्होंने कत्ल किया है, उनके यहाँ 8 दफा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आई हैं, सब कुछ हुआ है। इस वक्त कोरिया जो है उसका मिलिट्री बजट जो है वो $50,526 मिलियन है और पाकिस्तान का $11,304 ट्रिलियन। आप फर्क देख लें, 5 गुना ज्यादा फौज पे खर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी इकोनॉमी देखें। इसका मतलब यह है कि गंद कहीं और है, गलाजत कहीं और है। ये जो उन्होंने 2 अरब की बात की, ये 2 अरब का जो प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली रावी सिटी का प्रोजेक्ट है, ये वाला जो लाहौर का है। उसमें हुआ यह है कि मास्टर प्लान जो लाहौर का था, ये रावी तक था, रावी से आगे नहीं था। शजारा एंड अदर थिंग्स इंक्लूडेड नहीं थी। वो मास्टर प्लान जो है वो दोबारा बनता है, फिर उसके बाद LDS को बनाता है। उसके अंदर उन्होंने परवेज इलाही साहब ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और ये पहले भी करते रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो एक्विजिशन हुई थी रिंग रोड की, इस रिंग रोड में सबसे पहले उन्होंने बता दिया था कि उसकी अलाइनमेंट क्या है, और उसके साथ साथ उनके ज़माने के अंदर वो लोगों ने वहाँ ज़मीनें खरीदनी और हालत ये हुई कि जो रिंग रोड जो थी ना,
ये वाली अपना बत्ती चौक से लेके न्याजी अड्डे तक, उसके अंदर अब रास्ते नहीं मिलता क्योंकि लोगों ने ज़मीनें खरीद ली वहाँ पर। तो असल मसला ये नहीं है, मसला सारा ये है कि तो एक महीना भी मिले तो उस महीने के अंदर चीज़ें कमाना चाहते हैं। अभी हम अगले उसमें बात करेंगे, इन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन का प्लान बनाया। आप अंदाजा करें कि 4 दिन पहले 42 बुलेट प्रूफ लग्जरी कार्स आपने खरीदी। अच्छा। 42 आपको छूट यार, आप इस मुल्क के दुश्मन हो और आप कर ये रहे हो कि सांस ले आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा तो 4 दिन और मिल जाएं, 5 दिन और मिल जाएं, 10 दिन और मिल जाएं, हम रहें ताकि हम लूट लें। जाहिर बात है, एक बात आपको बताऊं ना कि पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, मैं और आप रोज टैक्स जरूर दे रहे होते हैं। आपने आज साबुन खरीदा होगा, उस पर टैक्स दिया होगा। आपने आज चाय पी होगी, उस पर आपने टैक्स दिया होगा। आपने आज शैम्पू खरीदा होगा, उस पर टैक्स दिया होगा। ये टैक्स इकट्ठा होकर किसके पास जा रहा है? ये शहबाज शरीफ के पास जा रहा है, ये परवेज़ के पास जा रहा है, ठीक, ये उसके पास क्या नाम है, परवेज़ के पास तो बात जाती है, ये तो फेडरल टैक्स है, इनके पास तो प्रॉपर्टी टैक्स जाते हैं, थोड़े से 4-5 टैक्स होते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये शहबाज शरीफ के पास जाते हैं। वो कहते हैं ये टैक्स जो रोज जमा हो रहा है, इस टैक्स को कल आने वाला देखेगा, कर्जा हमने कब पे करना है और डिफॉल्ट करना है या नहीं करना, इसको हम यूटिलाइजेशन तो करें। 82 बिलियन डॉलर आपने, बिलियन रुपीस जो है 82 अरब रुपये दे दिए अपने एमपीएस को। इसलिए करना ये चाहते हैं इस वक्त, कोई और रास्ता नहीं है इनके पास कि और 4 दिन और सांस मिल जाए। आज एक फाइल जो है आ जाए, उस फाइल की कम किकबैक ले लें, उस फाइल की एक्सेप्टेंस ले लें, उस फाइल की हम कमीशन ले लें, ये इनका मसला है सारे का। ठीक है, ये मामला कितने प्रोलॉन्ग हो पाते हैं इस करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है पंजाब की पॉलिटिकल सिचुएशन की और तहरीक अदम एतमाद की। मूव होने के बाद मामला अब किस तरफ जाने वाले हैं, इस पर कुछ बात करेंगे। उससे पहले आपको एक शॉर्ट सुनवाते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इजलास बुलाना गैर कानूनी है। किन बुनियादों पर वो ये बात कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। हाउस इन ऑर्डर है और हाउस चल रहा है, तो इसके ऊपर गवर्नर साहब ने ये जो रात ये ऑर्डर किया है, मैं इसको इल्लीगल समझता हूँ और मैं इसको ठीक नहीं समझता। जो आइन की इंटरप्रिटेशन है या हमारे रूल्स प्रोसीजर हैं 1997 के प्रोविंशियल असेंबली के, तो जब इजलास एक और उनका जो सेशन था वो 41st था, 41वां, हमने वो खत्म करके 42वां शुरू किया है और ये प्योरली स्पीकर ने बुलवाया है। ऑनरेबल स्पीकर के ये इख्तियारात हैं, ऑनरेबल गवर्नर के ये इख्तियारात नहीं है। और अगर गवर्नमेंट बिजनेस हुआ तो हम इजलास चलाएंगे, अगर गवर्नमेंट बिजनेस ना हुआ तो आज में भी हम दोबारा एडजर्न कर दें। अच्छा जी, गुफ्तगू आपने सुनी। और ये साहब वो कह रहे हैं कि जब एक इजलास चल रहा होता है तो नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता, और वो ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा इजलास स्पीकर ने बुलाया था और इसे गवर्नर ख़त्म नहीं कर सकता। तो आप समझ रहे हैं कि एक नए बहरान की जानिब जा रहे हैं। देखिए, स्पीकर का जो इख्तियार है ना, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। उसकी जो रूलिंग है वो परमानेंट एंड फाइनल होती है। उसको सिर्फ हाउस के अंदर ही निगेट किया जा सकता है और हाउस के अंदर इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसी तरह असेंबली के फ्लोर पर दिया गया जो बयान है वो भी प्रोटेक्टेड होता है, उसको भी एविडेंस के तौर पे पेश नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने असेंबली के फ्लोर पे कहा था ये हैं वो अपना वसाइल जिनसे हमने वो फ्लैट खरीदे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो सका था क्योंकि वो प्रोटेक्टेड होता है। अब मसला सारा ये है कि वो असेंबली में स्पीकर का प्रेरोगेटिव है कि वो इजलास बुलाए। अब होगा क्या? होगा ये कि उस पे ऊपर बहरान शुरू होगा। सबसे पहले तो ये बहरान शुरू होगा कि वो अपना गवर्नर साहब का इजलास कल वोटिंग नहीं होती, मेरा जहाँ तक पता है, अंदाज़ा है कि वोटिंग नहीं होगी, ये नहीं मानेंगे क्योंकि गवर्नर को ये इख्तियार तो है कि वो कह दे वज़ीर आला से कि तुम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो और वो उसके ऊपर कहे कि स्पीकर को कहे कि आप इजलास बुलाओ। लेकिन ये नहीं है कि डेट भी साथ दे दे। डेट जो है वो रूल्स ऑफ द बिजनेस जो है असेंबली के उसके हिसाब से दी जाती है। अब ये मैटर पर चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर अपना हाई कोर्ट के अंदर। जैसे गया था उस स्पीकर का, उसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से वोट नहीं लिया था सूरी के बाद, असूरी ने, और आपको पता है कि फौरन रात को कोर्ट खुलेगी। अब पता चलेगा एस्टैब्लिशमेंट कितनी एक्टिव है। रूटीन का मैटर ये होगा कि फिर वो स्पीकर के खिलाफ लेके आएंगे आत्म इत्मीनान। अगर तो वो कामयाब हो गया
तो फिर होगा स्पीकर का इलेक्शन। अगर उसमें भी आ गई अपोजिशन की पीडीएम का बंदा तो फिर गेम शुरू होगी। तो गेम है लंबी, और इस लंबी गेम का मैं वही कहा है कि कोई पैसे जैसे और बना लें, कुछ 4 दिन लगा लें, दिहाड़ी लगा लें, दुकान खुली हुई है, दुकान बंद हो जाएगी भाई। ठीक है, लंबी गेम लगाने की बात हो रही है। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है इजलास बुलाने के मामले पर क्या एक नया तनाज़ा खड़ा होने जा रहा है? नहीं, मैं तो हैरान हो गया हूँ कि हम समझ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मिसाल के तौर पे, जैसे इन्होंने कहा कि न्यूट्रल है, जैसे सबको कह रहे हैं कि हम और दखल नहीं देंगे, मगर ये तो फिर इस्टेब्लिशमेंट अगर उनका ये स्टांस है तो काश के परवेज़ इलाही साहब को पता चल जाता। इसलिए उन्होंने माइक के साथ टेलीविज़न पे आके कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती नहीं है कि असेंबली डिसॉल्व हो। बिल्कुल, वो चाहती नहीं है। तो अगर वो नहीं चाहती है तो फिर वो न्यूट्रल कैसे हो सकती है भाई? सही बात। दूसरी बात ये है कि मेरा तो अपना ख्याल ये है, सुना ये है कि इंटरेस्टिंग सजेशन नहीं, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, कि जब वो बैठे हुए थे हमारे परवेज़ इलाही साहब इमरान खान के साथ, उनको उस वक्त पता नहीं था कि वो क्या कहेंगे, और जब उन्होंने कह लिया और सुना है उनके कोई फेशियल फीचर्स थोड़े से डिस्टॉर्ट हो गए, बहरहाल उनको पता नहीं था। मगर ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि ये कुछ होता है। मगर जब उनको पता चला कि ये ठीक, इट हैजंट गॉन डाउन वेल, राइट, तो फिर उन्होंने उसको ही एक बहाना बनाया एज अ रीजन टू क्रिटिसाइज, माने उसके फिर क्रिटिकल हो गए उसके बारे में। देखिए, मैं जानना ये चाहता हूँ कि बिल्कुल सही कहा औरिया साहब ने, क्या मिलेगा उनको ये डिले से, ये कंफ्यूजन से, ये कोर्ट रेफरेंसेस से, क्या मिलेगा उनको? 2 महीने? ये 2 महीने में दुनिया बदल जाएगी। ये 2 महीने में हर चीज, पब्लिक का जो इम्प्रेशन है इस वक्त वो खत्म हो जाएगा, और सडनली पीडीएम जो है वो जबरदस्त पार्टी इमर्ज करेगी। एब्सोल्यूट नॉनसेंस, कोई फर्क नहीं। तो मैं जानना चाहता हूं जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, और अगर इन्वॉल्व हैं, मैं ये जानना चाहता हूं ये क्या खेल हो रहा है। फिर मैं कहता हूं, आपने देखा है कि पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है? वो लोग जो जाते हैं स्टॉक मार्केट को थिंकिंग के उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा कम से कम इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, नहीं, आप जानबूझ के इस मुल्क को बैंकरप्ट करना चाहते हैं। लोगों को 8 लाख तो भाग गए हैं ना 1 साल में, और उनमें से जो भागे हैं वो टैलेंटेड यंग भी हैं, जो इधर एजुकेटेड होके गए, जो हमने उनको एजुकेट किया है हमारे टैक्सेस से, और वो जाके बेनिफिट ले रहे हैं गोरे या जिधर भी वो भागे हैं। तो आई एम सो सॉरी, ये किस किस्म का रैशनल है? और फिर मैं आपको कहता हूं 10 सीट के साथ एक आदमी चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है। हमें तो कहा गया था कि 200 सीट वाले चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ये तो 10 सीट के साथ चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है। what is happening in this country? और या साहब एक्सप्लेन करें प्लीज। जी मैं करता हूँ। देखें जी, इस वक्त जो पोजीशन है देखें बड़ी मजेदार है। इस वक्त देखें पीटीआई जब आई थी तो उस वक्त उसके कोई एक मतलब 17 सीटें जो अभी उन्होंने जीती हैं ये उनके पास नहीं थी, ये सीटें थी इस्टेब्लिशमेंट की। अब इन सीटों को उन्होंने पहले खरीदू के इन्होंने हमजा शहबाज को दे दिया। हमजा शहबाज ने इन सारों को इकट्ठा किया और फ्लैटिस होटल में असेंबली का इजलास बुलाया, और वहाँ का हमारे हैं 90, ठीक। अब जिस वक्त 90 हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि इनका तो वोट काउंट नहीं होगा, और उन्होंने पूरे आइंदा आने वाले तमाम उसके लिए ढक्कन लगा दिया कि भाई जाओ अपने इलेक्शन खुद लड़ो, जीतो, और तुम जो पीटीआई के उसके में शामिल हो गए, अब तुम्हारी हैसियत खत्म हो गई। ये दोबारा इलेक्शन शुरू हुआ। अब जब इलेक्शन हुआ तो एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा जोर लगाया। अब इनको पता है क्या, शिकस्त बड़ी दूर से नजर आ रही है। अच्छा। हमजा शहबाज वजीर आला था, इलेक्शन कमिश्नर जो था वो इमरान खान के खिलाफ था मुकम्मल,
और पूरी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ काम कर रही थी। उसके बावजूद इमरान खान ने स्वीपिंग मेजॉरिटी से 17 सीटें जीतनी। अब वो पूरी की पूरी पीटीआई की हो गई हैं। यानी आप अंदाजा करें इस वक्त पीटीआई की स्ट्रेंथ असेंबली में 180 है जी। नून के पीएमएलक्यू की सीटों की तादाद है 10। ये भी एस्टेब्लिशमेंट ने 2018 में इमरान खान को मजबूर करके कहा था इनके सामने से अपने कैंडिडेट विड्रॉ कर लो, वरना अगर परवेज लाई साहब के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा रहता पीटीआई का वहां गुजरात के अंदर या वहां पर किसी और जगह खड़ा रहता बाकी जगह पे, तो ये जीतते नहीं, नून लीग ने जीत जाना था या और लोगों ने जीत जाना था। ठीक, और सबको पता है कि इनकी सपोर्ट की वजह से वो लोग जीते हैं। ये 10 लोग हैं टोटल, ये बन जाते हैं 190। सीटें चाहिए आपको 186 लेने के लिए, यानी पीटीआई को सिर्फ 6 सीटों की जरूरत है मजीद। अब पीएमएलएन के पास हैं 167, साथ पीपीपी के पास हैं जो 7 मबलग 7, वो पार्टी जो कि जुल्फकार अली भुट्टो जो जीता ही पंजाब से था उसकी औकात ये आ गई है। और तमाम अपने उसके अंदर से ना उसमें इसकी पोजीशन 4-5वें नंबर पे थी। उसके बाद एक है राय हक वाले, ये सिपाही साहबा के होते थे हेड आजम तारक, ये उनके बेटे हैं। ये उन्होंने जवाली की गवर्नमेंट ने वोट दिया था, ये जिधर एस्टेब्लिशमेंट कहेंगे उधर जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। अच्छा। एक 5 हैं उनमें इंडिपेंडेंट, ठीक है जी। 5 इंडिपेंडेंट में से एक है चौधरी निसार अली खान, वो आएंगे नहीं, ठीक। अच्छा। और उसके बाद बाकी रह गए 4। ये मिल मिला के भी अगर वो आए तो 10 सीटें अगर उधर से इधर आएंगी तो तब जाके बनती हैं। अब मुझे ये बताइए कि इस 10 सीटों में अगर थोड़ा सा भी आपको हया हो कि अगर पीटीआई के लोग आपके सपोर्ट ना करते तो आप जीत नहीं सकते थे। आपकी हालत 2007 के इलेक्शन में ये थी कि आप सिर्फ खुद कहते हैं जब मैं कॉन्डोलीजा राइस ने हरवाया, तो इंटरव्यू करके शुजात ने उसमें लिखा कि कॉन्डोलीजा राइस ने कहा कि हम अगर आप जीतेंगे तो हम उस इलेक्शन को मानेंगे नहीं, हम तो बेनजीर को लाना चाहते हैं। तो आपको ये जो थोड़ी सी दस्त है, आपको थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए था। अगर इस वक्त इमरान खान के साथ ये खड़े हो जाते और अगर वाकई वादे स्टैंड लेते और ये चीचू चाचा ना करते, मैं आपको एक बात हूं, एस्टैब्लिशमेंट पीडीएम समेत हिल जाती, असेंबलियां जाती, निकल जाते, पब्लिक इस हद तक फ्यूरियस होती। आसान काम नहीं होता पब्लिक के सामने खड़े होकर एस्टैब्लिशमेंट के को कहा कि पब्लिक को आप रोनते हुए चले जाएं। ये खौफ डाल दिया गया है। मैं इसलिए इमरान खान साहब को कहता हूं इन लोगों से ज्यादा ना मिला करो। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये मेरे जैसे रिटायर्ड किस्म के जो दानिश्वर बन जाते हैं ब्यूरोक्रेसी से होके, या जो पॉलिटिशियंस जो सारी जिंदगी एस्टैब्लिशमेंट की उस पर नाम पे खाते रहते हैं, ये इनके अंदर इंटरनल खौफ होता है। ये कभी भी एक लीडर को आगे नहीं बढ़ने देते। इन लोगों ने खौफ ज़्यादा किया हुआ है कि नहीं आप चले गए क्या होगा, क्या वजीराबाद से बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या आजम स्वाति से ज्यादा मसाइल बन जाएंगे, क्या अपना वो जो क्या गिल था शहबाज गिल उससे ज्यादा हो जाएगा, कुछ नहीं हो, कितने लोगों के साथ हो जाएगा। लेकिन खान साहब को चाहिए कि अब तो असेंबली टूट नहीं सकती, कोई आ गई है कि जैसे ही हो असेंबली की करार अदम इत्मीनान फौरन पास करवाएं, पेश करवाएं, इजलास बुलवा के पेश करो। अदम इत्मीनान में उनको 186 पूरे करने पड़ेंगे। अच्छा। खत्म हो जाएगी, अगले घंटे में फौरन जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर दे। ठीक है हिलाली साहब, तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि पीडीएम जो है वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है, तो उनको ये ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने का मार्जिन भी तो तहरीक इंसाफ ने दिया ना, फौरी असेंबलियां तहरील ना करके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या वजह था एक हफ्ता ठहरने के लिए? क्या वजह था? यही एक वजह था ना, परवेज इलाही वजह था, और मेरे ख्याल में और कुछ नहीं था। ये कहना कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट को वक्त देना चाहता था कि वो आए और कुछ करें, नॉनसेंस। हिम्मत नहीं थी उस वक्त कहने के लिए अच्छा कि यू आर पार्ट, मैं तुम मेरे कोएलिशन पार्टनर हो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और सुनता हूं। मगर ये क्या बात है कि 3 महीने के लिए, ये पैसों के लिए, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के लिए इतना बड़ा फैसला मैं पोस्टपोन कर दूं और मुल्क को और 3-6 महीने के लिए मैं इसको इस हालात में देखूं? यू नो, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड इट। इमरान खान
अगर पैसे के लिए तो नहीं आया है ना पॉलिटिक्स में। एक चीज तो हमें पता है कि वो पॉलिटिक्स में पैसे के लिए नहीं आया है। तो अगर नहीं आया है तो किस चीज के लिए रुकावट है? ओनली वन थिंग, कि वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट है, 2 मिलियन से 30% ये MNAs MPAs को मिले और ये जाके फिर मुफ्त इलेक्शन लड़े, नथिंग एल्स। और मैं तो समझता हूं कि एक लीडर को जिसका डिफरेंस बिटवीन हिम एंड द अदर्स एक ही चीज पे है ज्यादातर, कि ही इज हाफ ऑनेस्ट। वो तो हम जानते हैं क्या है। तो अगर ही इज हाफ ऑनेस्ट तो यार ये फर्क बताओ लोगों को। और ऑनेस्ट टू गॉड मैं समझता हूं अगर लोग ने कहा नहीं हम फिर भी इनको पसंद करते हैं, हम वाकई चोर को पसंद करते हैं, कि अगर आपकी इलेक्ट्रेट चाहते हैं उनको जो प्रूवन हो गए, भाई एक गाड़ी की बैटरी वीक हो जाती है, आप धक्के देते हैं, वो धक्का स्टार्ट हो जाता है, फिर चलने लग जाता है, फिर वो रुक जाता है, फिर आप धक्का देते हैं। इस इकोनॉमी को 23 दफे धक्का दिया है। मैं कहता हूं ये वक्त नहीं आ गया है कि बैटरी बदलो, ये वक्त नहीं आ गया है। द होल सिस्टम इज रॉटन। IMF कह रही है इट्स रॉटन। तुम गिनती नहीं कर सकते हो, तुम्हारी स्टेटिस्टिक्स आर ऑल हेवायर। आप सुनते नहीं है यार, नेचुरली आपके साथ ये हो रहा है जो होता है। बिल्कुल नाज़रीन, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मामलात को जल्द से जल्द समेटा जा सके ताकि आवाम की फलाह बहबूद कोई काम किए जा सके। हुकूमत ने तवानाई की बचत का एक प्लान आज जारी किया है। ये प्लान क्या है, क्या क्या निकात हैं, इसमें बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत ने तवानाई की बचत का एक प्लान पेश किया है जिसके मुताबिक रेस्टोरेंट्स और दुकानें रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी, जबकि शादी हॉल्स को रात 10 बजे तक खुले रहने की इजाज़त होगी। इसके अलावा घरों और दफातर में पुराने की जगह नए पंखे और बल्ब लगाए जाएंगे। गैस पर चलने वाले गीजर्स में कॉनिकल बैफल्स के लिए गैस फराहम करने वाली कंपनीज से बात की जाएगी और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लाने के लिए भी काम शुरू किया गया है। लेकिन यहाँ बुनियादी सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे। हिलाली साहब, ये तवानाई बचत प्लान जो हुकूमत की तरफ से पेश किया गया है, आप इसको कैसे देख रहे हैं और क्या इस पर अमल दरामद हो भी सकेगा? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ज़रूरत तो है और हमने देखा है पूरी दुनिया में जब इस किस्म की कमी होती है, इस किस्म का रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स होते हैं तो कुछ हर मुल्क जो है कुछ ना कुछ करता है। मगर मैं तो समझता हूँ थोड़ा सा ड्रास्टिक होना चाहिए। अच्छा, देखिए सीधी बात है, 6 बजे दुकानें बंद कर दें और रेस्टोरेंट्स को 9 बजे बंद कर दें। और जिन लोगों के पास पर्सनल व्हीकल्स हैं उनको 3 दिन हफ्ते में इस्तेमाल करने दें, उससे ज़्यादा नहीं। और फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स कम करें। जो आदमी 2 ट्रिप्स लेता है बाहर एक साल में, उसे कहें तीसरा ट्रिप तो नहीं ले सकता है। जस्टिफाई करो। अच्छा। तुम क्यों जा रहे हो? PIA से जाओ। NTN नंबर अगर तुम्हारे पास नहीं है और डोमेस्टिकली ट्रैवल करते हो 5000 रुपया और दो। और अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे जा रहे हो और तुम्हारे पास नहीं है NTN, 65,000 रुपया तुम्हारा देना पड़ेगा। मनी एक्सचेंजेस क्लोज करो 1 साल के लिए। बैंक्स को कहो तुम पैसे बदल सकते एट अ प्री डिटर्मिन्ड रेट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देगा। और जैसे इन्होंने 1998 में किया था करना पड़ेगा। डॉलर आप नहीं निकाल सकते, अगर हैं निकाल नहीं सकते, मगर अगर उसका रुपया का इक्विवेलेंट है उसको आप चेंज करके दिखाएं। देखिए, या तो आप कुछ करें कि बट देखिए ये किसकी बचत हो रही है? ये गवर्नमेंट की नहीं हो रही है, ये इंडिविजुअल की हो रही है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपका बजट डेफिसिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जब बैंक्स फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, जैसे अभी $2 मिलियन या $3 मिलियन के LC नहीं खुले हैं, वो समंदर में वो जहाज रुके हुए हैं, वो फॉरेक्स स्टेट बैंक के पास होगा इनको पे करने के लिए। इसलिए कि आपने आपके जो फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज है,
इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट रिच हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि डेफिसिट जो है बजट का ऑफ 4 ट्रिलियन रुपया का वो खत्म हो जाएगा। नो, मगर आपके पैसे बचेंगे, मगर रीडायरेक्टेड फॉर अ बेटर पर्पस फॉर द कंट्री। ठीक है, करना पड़ेगा बीबी। बिल्कुल सही, करना पड़ेगा। और ये सब आपने चंद रोज पहले बड़े अच्छे मशवरे दिए थे एनर्जी की बचत के लिए, तो जो मार्केटें बंद करने वाला था, जल्दी बंद करने वाला जो मशवरा था, वो तो मान लिया है हुकूमत ने। अब तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस नए एनर्जी कंजर्वेशन प्लान को? दो तीन चीज़ें बहुत अहम है। ये बात तो तय है कि पाकिस्तान में जो तरक्की हुई है वो 1947 से लेके 1977 तक मैक्सिमम हुई थी। भुट्टो दौर में नेशनलाइज होकर वो सारी तरक्की तबाह करती थी। भुट्टो साहब ने उस पर रोड रोलर फेर दिया था। लेकिन उस ज़माने में फॉरेन एक्सचेंज जो था वो उस वक़्त, मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला भेजना था 1979 में, $100 थी फॉर्म की फ़ीस। मैं स्टेट बैंक गया था $100 लेने के लिए। अच्छा, कोई मनी एक्सचेंजर नहीं होता था, कोई मुझे ये नहीं कहता था। क्या पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा था उस वक़्त? फिर अब एनर्जी के बारे में उस दिन हमने कहा था, अब मुझे बताइए 8 बजे की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी और कब होगी और कौन करेगा? ये करने आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आपने लड़ाइयाँ लड़ाई हुई, या तो ये पीटीआई कहेगी कि हम तो नहीं करते, हम तो कोविड में भी हुई थी इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन। नहीं, कहाँ हो सकी थी, हमने बहुत हल्की हुई थी, बहुत जुर्माने हुए थे, बड़े सख्त जुर्माने भी नहीं। उसकी वजह ये थी कि कोविड में हर बंदा डरा हुआ था। अच्छा, अब डर खत्म हो गया। कोविड में तो अपनी जान के लाले पड़े हुए थे भाई। कोविड में तो आप ना भी कहते तो हर बंदा जो तो मुंह के ऊपर नकाब लगा के पहनता था। पहली दफा अल्लाह ने मर्दों का नकाब पहनाया, औरतें तो औरतें रह गई। औरतें तो सारी जिंदगी अल्लाह के हुक्म ना फरमाते, मर्द तो नकाब पहने हैं भाई। अच्छा, अब मसला ये कोविड और चीज है, कोविड बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज। उसके अंदर हर बंदा को आज तक लोगों ने नहीं उतारे नकाब। बहुत सारी औरतें आपको मिलेंगी, बहुत सारे मर्द मिलेंगे जो नकाब पहन, नकाब, अब शहबाज शरीफ साहब पिछले दिनों नकाब पहन के बैठे हुए थे। असल मसला ये नहीं है, ये इंप्लीमेंट कौन करेगा? अभी पाकिस्तान का सबसे ब्लैकमेलर तबका पता है कौन है? ताजर। अच्छा, हम 11 बजे पहले से उठ नहीं सकते। ओ भाई, तुम कौन होते हो, तुम उठ नहीं सकते हो? पाकिस्तान में 11 बजे से पहले अगर आपने बाजार से आपको एक सेल खरीदना है ना बैटरी का, तो आपको बैटरी का सेल नहीं हो रही, हाल रोड तो इतने बजे खुलती है, वो जी रीगल कराची का तो इतने बजे खुलता है। वो तो ताजर साहब जो है रात को जी 12 बजे दुकान बंद करके गए हैं, वहां जाके बैठे हैं, वहां रास्ते में रुक गए हैं कहीं से, उनका खाना खाते हैं, पीसी में बैठ के खाना खाया, 2-2:30 बजे सो गए, 3 बजे उसके बाद उठ गए। ये हमारा दस्तूर खत्म होना चाहिए, दुनिया में किसी मुल्क में नहीं होता। एक फिर मैंने कहा था और कि आप जो है कम से कम 2500 सीसी से ऊपर गाड़ी, पाकिस्तान ने 2500 सीसी कहां लेके जानी है आपने? 1000 सीसी के ऊपर जितनी भी गाड़ियां हैं बंद होनी चाहिए, सड़क पे निकलनी नहीं चाहिए, खत्म, बंद करो अंदर। ठीक है, और जो नहीं उसको उतारो, उसको जाओ चिंची में बैठे उठ जाए, ताकि उसको पता चले कि 1000 सीसी 600 सीसी की। आप मुझे जापान में आप चले जाएं, हिलाली साहब गए होंगे जापान में, आपको पता है 600 सीसी की ये सारी गाड़ियां जो यहाँ आती हैं, ये 605 ये सीसी से। अब आप कुछ आप नहीं करेंगे, ठीक है, आप 42 गाड़ियां नहीं मंगवा रहे हैं, ठीक है। और ये सब देखते हैं कि इम्प्लीमेंट हो सकता है इस एनर्जी कंजर्वेशन प्लान पर। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मजीद अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।